नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र ऑनलाइन क्लासेस में। ये सीरीज़ कुछ समय के लिए रुक जरूर गई थी, 2 से 3 दिन हो गए थे, इसको कंप्लीट नहीं हो पाया, अधूरा रह गया था। तो मैं अभी फ़िलहाल मिशन मैथ्स की जो क्लास है उसको बीच में रोका हूँ ताकि मैं इस कंप्यूटर में समय दे पाऊँ, क्योंकि हर रोज़ 9 से 10 घंटे की क्लासेस हो जाती हैं। 9 से 10 घंटे की क्लासेस को प्रिपेयर करने के लिए उससे पहले 4-5-6 घंटे और लगते हैं। उसका नोट्स देखना, कोई चीज़ों को देखना, ताकि कहीं पे भी अटके ना, बच्चों को अच्छे से समझा पाएँ। तो ठीक है, इस बार शेयर करते हैं। और हरिराम पटेल ये वाली किताब को अगर आप पढ़ लिए तो समझ लो आपका 80% कंप्यूटर फिनिश, 80% आप पूरा आराम से कवर कर लोगे। 20% के लिए मिला खाटी क्वेश्चन सीरीज देख लेना, ठीक है। और जो कोर्स खरीदे होंगे उनको तो कुछ नहीं लगेगा, सब कवर हो जाएगा उसमें। चलो, तो लास्ट क्लास में हम मेमोरी के अलग अलग प्रकार देखे थे, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो अब थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो मेमोरी 2 भाग में हम बांटे, 2 भाग में पढ़ रहे थे। पहला था प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। प्राइमरी के 4 भाग देखे, रैम, रोम, रजिस्टर और कैश। तो आज डिटेल में पढ़ते हैं। हालांकि जो मैं पिछले क्लास में बताया ना, उसमें सब चीज़ कवर करा ही दिया था, उसको फिर से पढ़ ही लेते हैं। प्राइमरी मेमोरी क्या बोलता है, देखो, वे सभी मेमोरी जो कंप्यूटर के अंदर और मदरबोर्ड पर स्थित होते हैं वह सभी इंटरनेट मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी कहलाते हैं। इंटरनल मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी कहलाते हैं। इसे ही मेन मेमोरी, मुख्य मेमोरी भी कहा जाता है, जो सीपीयू के सीधे संपर्क में हो। कंप्यूटर प्राथमिक मेमोरी बिना काम ही नहीं कर सकता, प्राइमरी मेमोरी के बिना काम नहीं कर सकता। बहुत कम अथवा सीमित स्टोरेज क्षमता होती है और महंगी भी होती है। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत कम होती है, बताया मैं आपको। सारी चीज़ें पुराने क्लास में बता चुका हूँ, बस रीड करना है। इसमें एक्सेस टाइम कम होता है, इसलिए यह तीव्र मेमोरी होती है, क्योंकि बताया जितना ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी उतना कम प्रोसेसिंग स्पीड, और जितना कम स्टोरेज कैपेसिटी उतना ज़्यादा प्रोसेसिंग स्पीड। सीपीयू प्राइमरी मेमोरी में स्टोर किए डेटा एवं निर्देशों को लगातार पढ़ते रहता है। रोम एक स्थायी प्राथमिक मेमोरी है। रोम को छोड़कर बाकी सभी प्राथमिक मेमोरी अस्थायी मेमोरी होते हैं। इसको भी बताया भाई, जितने भी प्राइमरी मेमोरी हैं उसमें रैम, रोम, रजिस्टर और कैश, ये 4 चीजें कवर होती हैं। कैश मेमोरी, सारे के सारे प्राइमरी मेमोरी कैसे होते हैं, वोलाटाइल होते हैं। वोलाटाइल मतलब जो चेंज होते जाए, या इसी को ही हम लोग टेम्पररी या अस्थायी भी बोलते हैं, टेम्पररी मेमोरी। लेकिन इसके अपवाद हैं। क्या अपवाद है? पूरा का पूरा रोम अपवाद है। भाई बोला रोम एक स्थायी प्राइमरी मेमोरी है, ये अस्थायी नहीं है, ये कैसा है, स्थायी है, ठीक है। और रैम के अंतर्गत 2 रैम होते हैं कि एस रैम स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम डी रैम। तो जो रैम में एस रैम है ये भी इसका अपवाद है, ये भी स्थायी मेमोरी है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। सीपीयू के द्वारा बार बार उपयोग में लाए जाने वाले देश और डेटा मुख्य मेमोरी के माध्यम से ही सीपीयू तक पहुंचते हैं। कंप्यूटर में स्थित प्राइमरी मेमोरी ये सारे हैं जिसको मैं बता चुका हूँ, रैम, रोम, रजिस्टर और कैश। तो लाइन से सबको पढ़ लेते हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी यह मुख्य मेमोरी होती है, साथ ही इसे अस्थायी मेमोरी भी बुलाता है, बता चुका हूँ। इसे रीड एंड राइट मेमोरी भी कहते हैं। ये एक सेमीकंडक्टर मेमोरी है, जो डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी, याद रखना, सेमीकंडक्टर। इसे मुख्य मेमोरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब कंप्यूटर को चालू किया जाता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से रैम में लोड किया जाता है और सारे रनिंग प्रोग्राम रैम में ही चलते हैं। इसी को ही बूटिंग प्रोसेस भी बुलाता है। जब कंप्यूटर को चालू करते हैं ना तो क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से रैम में लोड हो जाता है। हार्ड डिस्क से किस में लोड हो जाता है, रैम में लोड हो जाता है।
और सारे रनिंग प्रोग्राम रैम में ही चलते हैं। तो हार्ड डिस्क से किसमें, रैम में लोड हो जाते हैं, मतलब सेकेंडरी मेमोरी से बोल सकते हो रैम में लोड हो जाता है, हार्ड डिस्क या सेकेंडरी मेमोरी से रैम में लोड हो जाता है। इसी को ही बूटिंग प्रोसेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बूटिंग प्रोसेस बोलते हैं। ठीक, क्लियर। चलो, रैम ना हो तो सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाना मुश्किल हो जाता है। इसको अस्थायी मेमोरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब पावर सप्लाई बंद होती है तो मेमोरी के सारे डेटा डिलीट हो जाते हैं, और पावर सप्लाई बंद होने के बावजूद अगर डेटा रहे, स्टोर्ड रहे, तो वो नॉन वोलेटाइल है, मतलब परमानेंट मेमोरी है, स्थायी मेमोरी है। यह कंप्यूटर की कार्य क्षमता को प्रभावित करता है। हाँ, कैसे करेगा, आप खुद देख लो ना, आपके पुराने मोबाइल में रैम की कैपेसिटी, रोम की कैपेसिटी कम रहती है तो आपका मोबाइल स्लो चलता है कि नहीं चलता। अभी आप लेके आइए 40-50 हज़ार वाला मोबाइल जो है, कितना कितना रैम प्रोवाइड कर दे रहा है, 16 जीबी रैम प्रोवाइड कर रहा है। 16 जीबी कितना बताओ, तो 16 जीबी का रैम प्रोवाइड कर रहा है, स्मूथ चलेगा, कितना परफॉर्मेंस अच्छा होगा। तो यह कंप्यूटर की कार्य क्षमता को प्रभावित करता है। कंप्यूटर में प्रोसेस के समय अंतरिम परिणाम रैम में ही स्टोर होते हैं, मतलब इंटरिम जो रिजल्ट है, अंतरिम परिणाम मतलब इंटरिम रिजल्ट। हर बार जब कंप्यूटर स्टार्ट किया था तो सहायक मेमोरी से डेटा उठकर रैम में लाया जाता है और प्रोसेस किया जाता है, और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बूटिंग। सेकेंडरी मेमोरी से डेटा उठकर रैम में आ जाता है, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बूटिंग। और बूटिंग के बाद, बूटिंग के समय एक और प्रोसेस होता है, पोस्ट। इसको भी याद रख लेना, पोस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। रैम के दो प्रकार होते हैं, डायनेमिक रैम, स्टैटिक रैम। देखो, स्टैटिक रैम को पहले पढ़ते हैं। इस तरह की रैम की गति डी रैम की तुलना में अधिक होती है। यह फ्लिप फ्लॉप और ट्रांजिस्टर से मिलकर बनता है। ध्यान रखना, किससे मिलकर बनता है, फ्लिप फ्लॉप और ट्रांजिस्टर से मिलकर बना होता है। इसका पूर्ण रूप है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। यहां से क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, लेकिन फिर भी आप इसको याद रख लेना। नॉन वोलेटाइल एस रैम, सिंक्रोनस एस रैम, सिंक्रोनस रैम, इसके भी और प्रकार बता दिए। वैसे ही डायनेमिक रैम के भी बहुत सारे प्रकार बता दिए, डी रैम के, एच डी रैम, आर डी रैम, डी डी आर रैम, सिंक्रोनस डायनेमिक रैम, रैम्बस डायनेमिक रैम, डबल डेटा रेट सिंक्रोनस डायनेमिक रैम, ये सारे के सारे इसके फुल फॉर्म बता दिए गए हैं। आप ये ध्यान रखना, इसका फुल फॉर्म बस याद रखिएगा, बाकी क्या होता है उतना आपको जानने की जरूरत नहीं है, अभी तक वहां से भी क्वेश्चन नहीं बना। ठीक है, तो डी डायनेमिक रैम, इस तरह के रैम की गति धीमी होती है। रैम चिप के सर्किट में ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर लगा होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है बता दिया। अब ध्यान देना, एस वाले की स्पीड, देखो ये डी रैम की तुलना में अधिक होती है, एस फॉर स्पीडी होता है। तो स्पीड से आप याद रख लेना कि एस वाले की स्पीड ज्यादा होती है, जिसमें एस लगा हुआ है, जिसमें स्पीड लिखा हुआ उसकी स्पीड ज्यादा होगी, ऐसे रिलेट कर सकते हो। इसकी स्पीड डायनेमिक रैम की स्पीड से ज्यादा होती है। ईडीओ रैम एक नया रैम का आविष्कार कर दिया गया। इसका पूरा नाम एक्सटेंडेड डेटा आउटपुट रैंडम एक्सेस मेमोरी है। कुछ कंप्यूटर में साधारण रैम के स्थान पर ईडीओ रैम भी प्रयोग की जाती है। इसकी गति साधारण रैम से काफी अधिक होती है, इसलिए यूज किया जाता है। पर ठीक, अभी वो नहीं पूछेगा। एस रैम और डी रैम में अंतर, तो यह मेमोरी स्टैटिक होती है, यह मेमोरी डायनेमिक होती है। मतलब ये नॉन वोलेटाइल है, वो वोलेटाइल है। यह ट्रांजिस्टर से बना होता है, यह ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर दोनों से बना होता है। तो पिछले क्लास में नहीं, अच्छा वो ऑफलाइन क्लास में कराया था। इसमें याद रखना, इसमें सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिस्टर होता है, उसमें ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर दोनों होता है। इसको ऐसे याद रख सकते हो, एस से स्पीड भी याद रखना, एस से सिंगल चीज याद रखना, सिंगल मतलब एक ही चीज यूज होता है क्या, ट्रांजिस्टर। डी से धीमा याद रख सकते हो, डी से डबल याद कर सकते हो, डबल मतलब दो चीजें होती है, ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर दोनों से बना होता है। यह मेमोरी अपने आप को रिफ्रेश नहीं करती है, जबकि वो रिफ्रेश करती है। यह मेमोरी तीव्र होती है, वो मेमोरी धीमी होती है। तो स्पीड वगैरह सारी चीजें याद करा दिया, तो ये सारे पॉइंट्स तो आपको याद हो जाएंगे, 1 2 और ये 3, ये तीनों पॉइंट तो याद हो जाएंगे। ये वाला पॉइंट को कैसे करना, यह मेमोरी अपने आप को रिफ्रेश नहीं करती। देखो, रिफ्रेश मतलब अपने आप को अपडेट करना है, ऐसे याद करने के तरीके से बता रहा हूँ। रिफ्रेश करना मतलब अपने आप को अपडेट करना। तो भैया जो चीजें परमानेंट है, स्टैटिक हैं, जो चेंज नहीं हो रही है, वो अपने आप को कहाँ से रिफ्रेश करेगी, कहाँ से अपडेट करेगी। तो इसमें रिफ्रेश नहीं होता, अपडेट नहीं होता, ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, और वो अपने आप को रिफ्रेश करती है। पॉइंट याद करने के लिए बता दिया। और क्या क्या है, यह मेमोरी महंगी होती है, सस्ती होती है, ठीक है। इसकी स्टोरेज क्षमता कम होती है, उसकी ज़्यादा होती है। इसका घनत्व कम होता है, उसका घनत्व ज़्यादा होता है। बोल रहे देखो, स्टोरेज कम क्षमता कम होती है, मैंने बताया जिसका जितना ज़्यादा प्रोसेसिंग स्पीड उसका उतना कम स्टोरेज कैपेसिटी। तो प्रोसेसिंग स्पीड है तो स्टोरेज कैपेसिटी कम होगी भाई। यह कैश मेमोरी के रूप में काम में ली जाती है। यह मेमोरी सामान्य रूप से रैम के रूप में काम ली जाती है। ठीक, फिर रोम आता है। रोम के बारे में पहला चीज तो फुल फॉर्म याद रखना, उसके बाद जितना भी रोम, ई प्रोम, ई प्रोम, ये सब है, सबको याद रखना आपको।
रोम है रीड ओनली मेमोरी, यह एक स्थायी मेमोरी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है एवं अपरिवर्तनशील है। साथ ही साथ ये सेमीकंडक्टर मेमोरी, सेमीकंडक्टर वर्ड को याद रखना, कई बार पूछा जाता है, पूछा गया हुआ है। रोम के अंदर के डाटा या इंस्ट्रक्शंस को हम सिर्फ पढ़ सकते हैं, इसलिए रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं। रीड और राइट दो कंसेप्ट हैं। रीड मतलब होता है पढ़ना और राइट मतलब होता है डेटा डालना या डेटा लिखना। डेटा लिखना या डालने को क्या बोलते हैं? राइट बोलते हैं। रीड मतलब उसको सिर्फ एक्सेस करना, सिर्फ पढ़ पाना। तो रीड ओनली मेमोरी का नाम का मतलब ये है कि सिर्फ हम उसको एक बार एक्सेस कर सकते हैं, बार बार लिख नहीं सकते, एक ही बार लिखा सकता है वो, बार बार नहीं। रोम के अंदर निर्देश निर्माता कंपनी के द्वारा निर्माण के समय ही डाल दिया जाता है, इसलिए रोम को बिल्ट इन मेमोरी भी बोला जाता है। हालांकि बाद में अलग अलग प्रकार के रोम आ गए, ई प्रोम आ गए, ई प्रोम आ गए, ये सब पहले भी बताया क्या। ई प्रोम मतलब इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ई प्रोम मतलब इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये सब केसेस में डेटा को मिटाया जा सकता है और दोबारा राइट किया जा सकता है, दोबारा लिखा जा सकता है। बट शुरुआती तौर पे आप इसे याद रखना, इसमें रीड किया जा सकता है। जब भी हम कंप्यूटर प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले रोम के निर्देश क्रियान्वित होते हैं। कंप्यूटर में सबसे पहले क्रियान्वित होने वाला प्रोग्राम जिसे बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कहते हैं, वह रोम में स्थित होता है। इसे बूट सेक्टर इफेक्ट तो नहीं हुआ, चल रहा है ठीक। यह रोम में स्थित होता है, इसे बूट सेक्टर फाइल अथवा फर्मवेयर सॉफ्टवेयर कहते हैं। बायोस के एक्टिव होते ही कंप्यूटर पोस्ट करता है, अभी जस्ट ऊपर बताया, पोस्ट मतलब होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ठीक है। पोस्ट की क्रिया के बाद बूट स्ट्रैप लोडर हाई डिस्क से ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में लोड करता है। इस प्रकार रोम प्राथमिक मेमोरी के रूप में काम करता है। कंप्यूटर द्वारा किसी विशेष कार्य के संपादन के लिए या किसी अलग मशीन के लिए रोम के निर्देशों को बदला जाता है। रोम डेटा निर्देशों को लिखने की क्रिया बर्निंग कहलाती है ना। जो हम लोग राइट बोल रहे हैं ना, उसका एक और वर्ड है बर्निंग। लिखना क्या कहलाता है? बर्निंग कहलाता है। इसको मैं आपको ऐसे याद दिला सकता हूँ, अगर पुराने मेरे जमाने में कंप्यूटर यूज़ किए होगे तो सपोज आप पेन ड्राइव डाल रहे हो ना, पेन ड्राइव में डायरेक्टली कोई डेटा ऐसे कॉपी पेस्ट की जा सकती है, डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करके उसमें डाल सकते हो। लेकिन वही चीज़ आप सीडी लेके आओ ना, तो उसके लिए एक अलग से सॉफ्टवेयर, बर्निंग सॉफ्टवेयर चाहिए होता था। मतलब इसमें डेटा डालना होगा तो उसके लिए बर्न करना पड़ता था, बर्निंग बोलते थे उस प्रोसेस को, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शंस को लिखने की क्रिया क्या कहलाती है? बर्निंग कहलाती है। मतलब डेटा डालना क्या कराएगा? राइटिंग या फिर बर्निंग। सिस्टम के बंद होने पर भी रोम का डेटा स्थिर बना रहता है। क्यों बताया? क्योंकि ये तो अपवाद है, ये कैसा वोलेटाइल नहीं है, ये नॉन वोलेटाइल है, ये स्थायी है, अस्थायी ना होकर स्थायी है। रोम निम्न प्रकार के होते हैं, प्रोम, ई प्रोम और यूई प्रोम, ये सारे के सारे आपको याद रखना। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, अल्ट्रा वायलेट इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। जिसमें भी इरेजेबल है उस बात में आप ध्यान रखिएगा, जिसमें भी इरेजेबल शब्द का उपयोग हो गया उसमें आप ध्यान रखना, इरेजेबल जितने में भी यूज हो गया उसमें आप ध्यान रखेंगे। क्या ध्यान रखेंगे? कि इसमें डेटा को मिटाया जा सकता है, दोबारा लिखा जा सकता है। प्रोम देखो, कभी कभी रोम के माध्यम से विशेष कार्यों को कराने के लिए रोम में प्रोग्रामिंग करने की आवश्यकता पड़ जाती है, अर्थात उसमें डेटा लिखा जाता है। डेटा लिखने के लिए जिस टूल का उपयोग किया जाता है उसे प्रोम बर्नर कहते हैं। जिस रोम में बताया एक सॉफ्टवेयर, एक टूल का यूज होता है बर्निंग करने के लिए। जिस रोम में एक बार डेटा लिखा जा सकता है उसे प्रोग्रामेबल रोम कहते हैं। एक ही बार जब डेटा लिखा जाएगा, एक बार डेटा राइट करने के बाद, मतलब लिखने के बाद, यह सामान्य रोम की तरह कार्य करता है, इसे दोबारा डेटा नहीं लिखा जा सकता। लेकिन अभी देखो ई प्रोम में क्या बताया गया, यह भी रोम का प्रकार है जिसमें उपयोग के अनुसार डेटा को मिटाकर नया डेटा डाला जा सकता है। बताया जिसमें भी इरेजेबल लिखा, मतलब उसको मिटा के अपन दोबारा डाल सकते हैं। इसमें डेटा मिटाने के लिए और लिखने के लिए अल्ट्रा वायलेट किरणों का प्रयोग किया जाता है। ई प्रोम इरेजेबल वाले में, ठीक है। सेम चीज़ यूवी प्रोम में भी होता है। ई प्रोम यह रोम का उत्तम प्रकार है जिसमें डेटा को मिटाने के लिए और नए डेटा को लिखने के लिए हाई वोल्टेज करंट का उपयोग किया जाता है। उसी का यूज़ करके डेटा मिटाते भी हैं, फिर वापस से राइट किया जाता है। यू प्रोम, इसमें अल्ट्रावायलेट किरणों को प्रयोग किया जाता है। ये वाला ना पॉइंट कभी और फुर्सत मिलेगा तो मैं बता दूंगा। अल्ट्रावायलेट रेज, पराबैंगिक किरणों, ई प्रोम के लिए यूज़ किया जाता है कि नहीं, एक बार कंफर्म करके बता दूंगा मैं। यूवी प्रोम में नाम में क्लियर है अल्ट्रावायलेट, इसीलिए उसको यूवी नाम जोड़ा गया है। उसमें अल्ट्रावायलेट रेज का यूज़ किया जाता है। खाली ई प्रोम में क्या यूज़ करते हैं कभी देख के बताऊंगा मैं, ठीक है। रैम या रोम में अंतर, रैम और रोम में अंतर, पहले तो डेफिनेशन ही एक अंतर देख लो। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। इसमें यूजर द्वारा सूचनाओं को पढ़ा एवं लिखा जा सकता है, इसमें केवल सूचनाओं को पढ़ा कर जा सकता है आमतौर पर। उसके फिर अपवाद भी तो है क्या, ई प्रोम हो गया, ई प्रोम हो गया, यूवी प्रोम हो गया, सारे के सारे अपवाद हैं। ये अस्थायी मेमोरी है, स्थायी मेमोरी है। इसमें डेटा रहता है कि नहीं रहता, इसमें उड़ जाता है अगर पावर सप्लाई बंद हो गया, इसमें नहीं होगा। ये सारे इसके अंतर हैं, इसको आप कर लेना। कैश मेमोरी से पहले मैं रजिस्टर में चलो ठीक है, रजिस्टर ही पहले देखते हैं। 3 RR पहले देखें ना। डेटा को स्टोर करने का सबसे छोटा उपकरण होता है जो कंप्यूटर को
कंप्यूटर बाइट को अस्थायी रूप से स्टोर करता है। रैम ऐसे ही रजिस्टर के परिपथों से मिलकर बनाता है। ये पूछा गया क्वेश्चन है। रैम ऐसे ही रजिस्टरों के परिपथों से मिलकर बना होता है। डेटा को स्टोर करने का सबसे छोटा उपकरण, मैं उस दिन आर मॉम करके आपको याद कराया क्या? आर मॉम करके मैं याद कराया हूँ। रजिस्टर सबसे छोटा कैपेसिटी, सबसे छोटी स्टोरेज कैपेसिटी है, फिर कैश है, फिर रैम रोम है, ऐसे फिर मैग्नेटिक डिस्क, ये सब पढ़ा है। ठीक है, तो याद रखना इस बात को। ठीक है, आर मॉम, इस बात को याद रखेंगे आप लोग, है ना। चलिए, आर मॉम। तो रजिस्टर सबसे छोटा उपकरण होता है, स्टोरेज डिवाइस। सीपीयू में उपस्थित रजिस्टर इंटरमीडिएट रिजल्ट स्टोर करने का काम करता है। रजिस्टर कंप्यूटर की सबसे छोटी मेमोरी, अभी बताया। रजिस्टर सीपीयू में उपस्थित होती है, अतः इसकी गति तीव्र होती है। तीव्र होगी, जितना कम स्टोरेज कैपेसिटी उतना ज्यादा प्रोसेसिंग स्पीड, इस बात को याद रखना। माइक्रो प्रोसेसर में एक्यूमुलेटर रजिस्टर होता है। ये सब का सब रजिस्टर के नाम है ना, रजिस्टर का नाम एक्यूमुलेटर रजिस्टर, ठीक है, प्रोसेसर रजिस्टर, सब एक ही मतलब है, रजिस्टर ही है कुल मिला के। इसकी भंडारण क्षमता लगभग 200 बाइट होती है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। 200 बाइट इसकी कैपेसिटी है। रजिस्टर के प्रकार देख लो, बहुत सारे हैं, और उनके सिंबल है डीआर, एमएआर, एसीआईआर, पीसीए। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी पूछा नहीं गया है। और रजिस्टर, डेटा रजिस्टर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, एक्यूमुलेटर, ये सब के सब रजिस्टर के प्रकार है। इनका नाम याद रखना, ये नंबर ऑफ बीट्स को छोड़ देना फिलहाल। टेम्पररी रजिस्टर, इनपुट रजिस्टर, आउटपुट रजिस्टर। यहाँ से क्वेश्चन अगर बनेगा तो इस तरीके से बन सकता है कि इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा रजिस्टर का प्रकार नहीं है। एक बार आप इसको रीड मार लेंगे। डेटा, मेमोरी एड्रेस, एक्यूमुलेटर, इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम, टेम्पररी, इनपुट और आउटपुट। अब वापस हम लोग चलते हैं कैश पे। कैश मेमोरी एक अस्थायी मेमोरी है, वोलेटाइल मेमोरी है। कंप्यूटर के माइक्रो प्रोसेसर द्वारा बार बार उपयोग में आया डेटा कैश मेमोरी में स्टोर रहता है। कैश मेमोरी कंप्यूटर की सबसे पास स्थित मेमोरी है, इसलिए माइक्रो प्रोसेसर तक डेटा पहुंचने में कम समय लगता है, तो यह तीव्र मेमोरी होती है। ठीक है, सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच बफर के रूप में काम करती है। बफर को मैं पहले भी एक्सप्लेन किया हूँ, बफर भी क्या है, अगर पूछे ना तो बफर भी एक मेमोरी है, समझ लेना। जैसे मान के चलो, मैं एक उस दिन एग्जाम्पल दिया था किसी में, ये एक आदमी है, इसको इस अकाउंटेंट को अपना फाइल चेक करवाना है। मान के चलो ये ठेकेदार है, कोई कॉन्ट्रैक्ट है, इस अकाउंटेंट को अपना फाइल चेक कराना। लेकिन इस अकाउंटेंट के पास पहले से बहुत सारे फाइल है, मतलब पहले से बहुत सारे काम है। तो भैया ये बोलेगा कि पहले मेरे को ये वाला काम खत्म करने दो, उसके बाद मैं तुमको बताऊंगा, फिर तुम मेरे पास लेके आना। इसमें तो बहुत समय लग जाएगा। तो ये क्या करेगा, ये बीच में किसी इसके असिस्टेंट को दे देगा कि भाई ये तू पहले फाइल को रेडी रख, जैसे ये बोलेगा ना वैसे तू दे देना। तो समय बच गया कि नहीं बच गया? ये जैसे ही खत्म हुआ, ये तुरंत आके इसको फाइल दे देगा, ले भैया खत्म हो गया काम। तो ये क्या कर रहा है, बफर के रूप में काम कर रहा है। तो सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच बफर के रूप में काम करता है। इसकी आकार 256 केबी से 4 एमबी तक होती है। 200 केबी किसकी थी, रजिस्टर की थी। 256 केबी से 4 एमबी किसकी, कैश मेमोरी की। ये मदरबोर्ड पर लगा होता है। सीएम से याद रख सकते हो, सीएम या एमसी करके याद करना। सी से कैश किस पे लगा होता है, मदरबोर्ड पर लगा होता है। अब कैश मेमोरी के भी अलग अलग प्रकार है, 3 प्रकार है। लेकिन अभी तक तो क्वेश्चन पूछते देखा नहीं मैं, ऐसा ही मेंस में पूछा है तो शायद इसलिए ये डाला गया होगा। लेवल 1 कैश, लेवल 1 कैश को ऑन बोर्ड अथवा प्राइमरी कैश के नाम से भी जाना जाता है, जो सीपीयू में इनबिल्ट होता है। L1 कैश साइज में बहुत छोटा होता है, किंतु प्रोसेसिंग ज़्यादा होता है, इसका स्पीड ज़्यादा होता है। ज़्यादातर कंप्यूटर में यह 16 केबी की होती है। यह एग्जीक्यूट हो रहे निर्देशों को रखती है। लेवल 2 कैश को एक्सटर्नल अथवा सेकेंडरी कैश के नाम से भी जाना जाता है। यह एक अलग चिप में निर्मित होता है, परंतु यह परंपरागत मेमोरी, कन्वेंशनल मेमोरी से अधिक तेज होता है। यह मदरबोर्ड की स्पीड की परिसीमा का कारण नहीं होती, क्योंकि L2 कैश की रेंज 128 केबी से 1 एमबी तक होती है, संभावित आगामी निर्देशों को रखती है। लेवल 3 कैश, इसका प्रयोग समानता नहीं किया जाता। यह कैश मदरबोर्ड पर ही जोड़ी जाती है। इस कैश का प्रयोग उच्च क्षमता वाले कंप्यूटर के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इसमें याद करने लायक क्या चीज़ है, कैश मेमोरी के कितने प्रकार हैं, तो पूछा है तो 3 बता देना, लेवल 1, 2, 3। लेवल 1 को किस नाम से जाना जाता है, तो प्राइमरी कैश या ऑन बोर्ड कैश मेमोरी। लेवल 2 कैश को किस नाम से जाता है, एक्सटर्नल या सेकेंडरी कैश। इतना याद रखना। फिर रजिस्टर तो हमने बता ही दिया। ठीक, चलो आज पूरा प्राइमरी मेमोरी को खत्म कर लेते हैं। मेमोरी एक्सेस टाइम क्या है?
मेमोरी के एक लोकेशन को पढ़ने या लिखने में जो समय लगता है, एक्सेस टाइम का ही मतलब हो गया एक्सेस करने, डेटा पढ़ने। मेमोरी के एक लोकेशन को पढ़ने या लिखने में जो समय लगता है उसे क्या कहते हैं हम, मेमोरी एक्सेस टाइम कहलाता है। एक्सेस टाइम जितना कम होता है कंप्यूटर की गति उतनी ज़्यादा होती है, ठीक है, जितना कम समय लगेगा उतना ज़्यादा। सर ये कैसे बोल रहे, एक्सेस टाइम कम है तो कंप्यूटर की गति कैसे स्पीड? मान के चलो मैं कोई आपसे क्वेश्चन पूछूं कि महात्मा गांधी को हम क्या बोलते थे, तो आप तुरंत बता दी सर राष्ट्रपिता बोलते थे, तो आपका एक्सेस टाइम बहुत कम लगा ना, तो मैं बोलूंगा ये तो एकदम कम समय में जवाब दे दिया, मतलब ये बहुत ज़्यादा तेज है। और वही सोचोगे अरे किसको क्या बोलते थे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, ऐसे सोच के बताओगे, एक दिन लोगे तो बोलोगे नहीं तो बहुत धीमा है। बस वैसे जितना कम एक्सेस टाइम उतना ज़्यादा स्पीड कंप्यूटर की, ठीक है। तो मेमोरी साइकिल टाइम क्या है, दो स्वतंत्र कार्यों को शुरू करने के मध्य का समय मेमोरी साइकिल टाइम कहलाता है। मेमोरी एक्सेस टाइम, मेमोरी एक्सेस टाइम ये साइकिल टाइम होगा। मेमोरी साइकिल टाइम मेमोरी एक्सेस टाइम से थोड़ा अधिक होता है क्योंकि दो कार्य के मध्य टाइम डिले भी शामिल होता है। तो देखो मेमोरी साइकिल टाइम का फॉर्मूला मेमोरी एक्सेस टाइम प्लस टाइम डिले, ठीक है, क्लियर। चलिए तो ये आपका पूरा का पूरा प्राइमरी मेमोरी खत्म। ये इक्वेशन को याद कर लेना पूरा का पूरा आपका, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस अभी तक मेमोरी साइकिल टाइम से तो नहीं पूछा, लेकिन टर्न अराउंड टाइम, रेस्पॉन्स टाइम, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे हैं, तो इसलिए बोला इस इक्वेशन को आप याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेकेंडरी मेमोरी के बारे में पढ़ लेंगे। कितना मिनट का रिकॉर्डिंग हुआ? 21 मिनट। नेक्स्ट में सेकेंडरी मेमोरी को खत्म करके ये क्लास, ये चैप्टर को ही खत्म कर देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।